आदाब, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी अजीम शख्सियत जो उन गिने चुने फनकारों में से एक हैं जिन्होंने मुश्किल हालातों में अपनी जगह बनाई। टीवी सीरियल्स हों, आर्ट फिल्म्स हों या फिर कमर्शियल सिनेमा, हर जगह अपनी अदाकारी का सिक्का जमाया और हर किरदार में बड़ी आसानी से उतर गए। अदाकारी की दुनिया का जाना माना नाम, बेहतरीन अदाकार पवन मल्होत्रा। किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी भी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो तो यकीनन एक न एक दिन आप उसे पा ही लेते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल बॉलीवुड के मशहूर एक्टर पवन मल्होत्रा में देखी जा सकती है। दिल्ली में पैदा हुए पवन मल्होत्रा ने बिना किसी गॉडफादर के सपनों की नगरी मुंबई में अपना एक अलग मकाम बनाया। हालांकि पवन मल्होत्रा ने अपने सफर की शुरुआत फिल्म गांधी से बतौर प्रोडक्शन असिस्टेंट की, लेकिन जल्द ही इन्हें अदाकारी का मौका मिला, जिसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नुक्कड़ का हरी भाई हो, ब्लैक फ्राइडे का टाइगर मेमन या भाग मिल्खा भाग का कोच गुरुदेव सिंह, हर किरदार अपने आप में अलग ही छाप छोड़ता है। यूं तो पवन मल्होत्रा ने हर किरदार को अपने अंदर उतार दिया, लेकिन कुछ किरदार इनके ऐसे हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज भी लोग बाग बहादुर और सलीम लंगड़े पर मत रो फिल्म देखकर जज्बाती हो जाते हैं। हिंदी, तेलुगु और पंजाबी फिल्मों के साथ साथ पवन मल्होत्रा वेब सीरीज में भी काम कर रहे हैं, जिसमें ग्रहण और टब्बर काबिले जिक्र है। फिल्म फकीर में बेहतरीन अदाकारी के लिए पवन मल्होत्रा को नेशनल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। पवन मल्होत्रा को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अच्छे फनकार बनाए नहीं जाते हैं, बल्कि वो पैदा ही फनकार बनने के लिए होते हैं। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो गुफ्तगू में। बहुत बहुत धन्यवाद और सबको राम राम। पवन जी, आपने रुचिका थिएटर ग्रुप से एक्टिंग की शुरुआत की, कैसे जुड़े आप इस ग्रुप के साथ? देखिए, मैं स्कूल में ही था तब, और मेरा एक बचपन का दोस्त था जो मॉडर्न स्कूल से था, जहाँ थिएटर काफ़ी होता था, और उनके, जो कि मुझे बाद नहीं मालूम पड़ा, एक्स मॉडर्नाइट्स, इस तरह के दो ग्रुप्स थे एक्चुअली। और उसने मुझसे एक रोज़ कहा कि थिएटर करेगा, प्ले करेगा। तो मैंने बोला हाँ, मुझे लगा कि वो वहीं कुछ मोहल्ले में कुछ करना चाह रहा होगा। फिर उसने मुझसे बताया कि इस तरह एक ग्रुप है और शोज़ जो से कमानी और श्री राम, एक्चुअली मुझे श्री राम थिएटर वगैरह सब रोज़ के बाद मालूम ही नहीं था उस वक्त। तो मेरा पहला रिएक्शन था कि भाई टिकट वाला शो तो मुझे क्यों लेंगे। तो उसने बोला अरे वो तेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं गया तो उन्होंने मुझे छोटे छोटे अलग अलग सिपाही और इस तरह के 5-6 किरदार मुझसे करवाए। तुगलक प्ले था रुचिका थिएटर ग्रुप में जी। और फिर थोड़ा इम्प्रोवाइज करते थे। तो किसी ने ग्रुप में से बोला ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन करता, तो क्या करना होता है भाई, इतने पैसे देने होते हैं और ये फॉर्म भरना होता है। हमने भर दिया उस वक्त। फिर फैसल अलकाजी ने, जो कि उस ग्रुप में वन ऑफ द डायरेक्टर्स थे, जो डायरेक्ट करते थे प्लेस, ये तो तुगलक तो उन्होंने नहीं किया था, वो मुझे फिर से उन्होंने उस प्लेस के लिए बुलाया, नारायण से किया। फिर एक मैंने उनके साथ किया फादर, जिसमें रोल तो लेंथ वाइज बहुत ज़्यादा नहीं था जी, पर मेरा पहली बार पेपर में नाम आया। अच्छा। पवन मल्होत्रा एज टाइम्स ऑफ इंडिया, अरे वाह। एज ऑर्डरली वाज इम्प्रेसिव। तो मैं तो कई दिनों तक एक्चुअली उसको देखता रहा था, सच को। और फिर थोड़ा अच्छा लगने लगा। तब तक कॉलेज भी पहुंच गए थे, कॉलेज में थिएटर करने लगे, फेस्टिवल्स में जाने लगे, वहाँ रिस्पॉन्स अच्छा मिला, प्राइज़ मिलने लगे। तो धीरे धीरे वो अपने आप ही एक तरह से रुचि बन गई उस तरफ। और शुरू में 1-2 साल तो रुचिका के साथ ही किया, ज़्यादा कुछ मालूम ही नहीं था। सच बात तो यह है कि पहले 1-1.5 साल तो मुझे NSD भी नहीं मालूम था कि ऐसे जी। धीरे धीरे इस वर्ल्ड का पता चला, कुछ और लोगों से मिले। फिर शाम को वहीं जाना, मंडी हाउस में सब थिएटर ग्रुप्स रिहर्सल्स करते थे, मिलते थे, और डिफरेंट ग्रुप्स के साथ मिले। और
और फिर प्लेज में कुछ रोल्स मिले, कुछ मिले, कॉलेज जी, में भी जी। करते रहे। फिल्म गांधी में आपने वार्डरोब असिस्टेंट के तौर पे काम किया और जिसके लिए आपने अपने वालिद से इजाज़त ली थी 1 हफ्ते के लिए। क्या किस्सा था ये? ये खैर कई बार हो चुकी है बात, तभी जी। आपको मालूम है। नहीं देखिए, मैं बिजनेस फैमिली से आता हूँ। मेरे फादर का मशीन टूल्स का बिजनेस था, MBC टूल्स के नाम से, पुरानी दिल्ली में। और थिएटर जब तक कॉलेज में रहे थिएटर करते रहे। फिर उनका थोड़ा कंसर्न ये था कि ये बिजनेस सीखना पड़ता है, इट्स अ वास्ट लाइन, यू हैव टू डील विद इंजीनियर्स, और ये ऐसा नहीं कि 2 4 5 चीज़ें हैं। जी। मशीन टूल्स यू हैव टू लर्न, और हम सभी आइटम्स में डील कर रहे थे। सो उनका कंसर्न ये था कि भाई सीखो, स्पेंड टाइम, और ये थिएटर, वो ड्रामा बोलते थे, ड्रामे ने क्या देना, शौक हो गया ना। कभी कभी हम दूरदर्शन पे स्किट कर लेते थे तो उनको लगता था अच्छा लोग आके बोलते थे, तो कभी शौक हो गया था वो कर लेना, पर एक टाइम पे फोकस कर। सो एक्चुअली वन डे आई टोल्ड हिम कि मैंने उनसे एक रोज़ कहा, उन्होंने मुझे बिठा के समझाया, तो मैंने बोला अभी नहीं करूँगा। और चांस की बात थी, हफ्ते भर में किसी का फ़ोन आया थिएटर ग्रुप से ही, जिनके साथ मैं थिएटर बाहर किया था, कि हमें वार्डरोब में 2 लोग चाहिए 1 हफ्ते के लिए, तो हमने तेरा नाम दिया। तो मैंने उससे पहले फिल्म शूटिंग देखी नहीं थी, फिल्म का कैमरा ही नहीं देखा था। हमने तो दूरदर्शन का कैमरा देखा था भाई, जी। वहाँ स्किट्स वगैरह प्लेस किया करते थे कभी कभी। तो मेरा पहला रिएक्शन ये था कि भाई मैं थोड़ी कर सकता हूँ, मैं तो जानता ही नहीं सिनेमा के बारे में कुछ। तो उन्होंने बोला पागल, तो कर सकता है, जैसे हम थिएटर में करते हैं, और कर सकता था। और हमने थोड़ा नाम दिया। देखने का भी रहा होगा ना कि चलो देखते हैं, शूटिंग ही देखने को मिलेगी। नहीं, उस वक्त ऐसा नहीं मैंने सोचा अच्छा। था, क्योंकि अभी 2 4 दिन पहले अपने पिता से कहा था कि बात नहीं हुई थी, करूँगा। हाँ। तो फिर मैंने उनसे बोला ये लास्ट, एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपोजर फॉर मी, इट वाज अ न्यू वर्ल्ड फॉर मी ऑफ कोर्स। और आई डिडंट रियलाइज, मैं तो काम कर रहा था अपना, बट उन्होंने मुझसे कहा ही नहीं कि छोड़ के जाइए 1 हफ्ते के लिए, थे वो चलाते रहे। हमारे लिए भी नई दुनिया थी, हम भी करते रहे। पेरेंट्स को भी लगा कि चलो, उन्होंने भी नहीं रोका। फिर वो हमें बम्बई भी ले गए, और पूना भी ले गए, और पटना भी ले गए, तो पूरी फिल्म। और फिर उसी दौरान मैं कुछ एक बैक स्टेज एक प्ले के लिए करने लगा, और बम्बई गए तो वहाँ पर कुछ हमारे सीनियर्स ऑलरेडी बम्बई जा चुके थे। उनमें से एक आध कुछ पहले मुझे कहा करते थे कि तू बॉम्बे आ फिल्मों में के लिए। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मुझे फिल्मों में क्यों कोई काम देगा, क्योंकि आप वो दुनिया को जानते नहीं हैं, और आपको लगता है कि जैसे हम तो धर्मेंद्र जी और बच्चन साहब और अच्छा, विनोद बड़े खन्ना, इन सबको देख के actors, बड़े हुए हाँ। कि ऐसा, नॉट दैट कि वन वाज थिंकिंग ऑफ प्लेइंग अ हीरो, कि हमने ऐसा ही कुछ कोई हीरो का रोल करना। जी। तो वो वहाँ पर गए एक प्ले के लिए, तो उन्होंने बोला कि इस तरह से एक फिल्म बन रही है, उसमें प्रोडक्शन असिस्टेंट चाहिए, तो तुम आते क्यों नहीं, ज्वाइन करो, अगर ठीक लगा तो ठीक है, नहीं तो चले जाना। तो फिर हमने घर बोला और मुंबई पहुंच गए। तो और जाने भी दो यारो, और उसमें कई फिल्मों में आपने नहीं, जाने दो यारों में प्रोडक्शन असिस्टेंट Production था, assistant प्रॉप्स थे। उसी में किए, कॉस्ट्यूम में भी हेल्प किया, सब और भी काम करते थे। फिर उसके बाद एक फिल्म थी मोहन जोशी हाजिर हो, सईद मिर्ज़ा साहब की, उनका मैं प्रोडक्शन मैनेजर था। बाद में उन्हीं के साथ उनकी डायरेक्शन में ही नुक्कड़ किया, और सलीम लंगड़े पे मत रो मेरी पहली फिल्म की। तो मोहन जोशी हाजिरों में प्रोडक्शन मैनेजर था मैं। खामोश फिल्म विनोद चोपड़ा साहब, विधु विनोद चोपड़ा, उसमें प्रोडक्शन मैनेजर था, एक छोटा सा किरदार भी किया था। और किया मतलब उस वक्त अगर आप बोलें कि ये नहीं करना है तो होता था प्रोडक्शन करना, अब और कौन करेगा, क्योंकि उसमें छोटी यूनिट्स लेके चलते थे। फिर ये जो जिंदगी में प्रोडक्शन के assistant साथ director साथ आप थोड़ा थोड़ा एक्टिंग भी करते थे? नहीं, तब तक तो नहीं मिला था। आई वाज वेटिंग कि कोई किरदार मिल जाए। अच्छा। ये वो वाली एक्टिंग के थे जिसमें कि होता है कि वो आपसे कह रहे हैं और आप अगर मना भी कर रहे हैं तो आप मना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप प्रोडक्शन करते हैं, तो भाई ये कौन करेगा, कोई और ये रोल करना है। अच्छा। पर सही मायने में नुक्कड़ एक सीरियल बना था, मुझे वहाँ से एक्टिंग का काम मिला। लेकिन उस समय आपके जहन में ये आया था कि काश कुछ अच्छा सा बड़ा रोल मिल जाए या लीड रोल मिल जाए कुछ अब? जी, ये तो आप किसी से कहते नहीं थे, पर हम कोई भी एक्टर चाहेगा कि उसे एक इस तरह का रोल किरदार मिले जिसमें वो एज एन एक्टर कुछ करने को हो उसके पास, तो वो तो सबकी इच्छा होती है। और नुक्कड़ आई वाज नोटिस्ड, और नुक्कड़ बहुत बड़ा हिट था।
और वो किरदार भी बहुत बड़ा हिट था, जबकि नुक्कड़ की तो पूरी कास्ट ही हिट थी। पर ये किरदार, क्योंकि हरी का किरदार जो किया वो रोमांटिक था, तो वो उसका और वो साइकिल मैकेनिक। तो हमारा तो बचपन भाई बहुत खूबसूरत था। हम दिल्ली में उस वक्त जब बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, जैसे मैं किसी से कह रहा था भाई सड़क बन रही होती थी तो रोलर को ही देखते रहते थे। किराए की साइकिल अगर गर्मी की छुट्टियों में ले ली तो जब तक 1 घंटा में घड़ी देखते 10 मिनट फिर चलाते थे। तो वो किसी ने पूछा ये साइकिल जो छोटी छोटी चीजें करता है कैसे? भाई बचपन में फिर साइकिल बाद में थी, रिपेयर करवाने जाते थे तो देखते थे चेन कैसे, वो सब दिमाग में था तो वही सब कर देते थे। तो बहुत सारी चीजें तो आपने जाती जिंदगी में देखी हुई हैं इस तरह। फिर नुक्कड़ हुआ तो उसके बाद मनोरंजन, इंतजार, ये सब नहीं, सीरियल्स नुक्कड़ तो आपका बहुत ही बड़ा हिट था। जी, जी, उससे बहुत तो बड़ा आपको हरी का कैरेक्टर जो मिला तो उसके बाद तो आपने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। हाँ, उसके बाद काम तो रहा, पर मैं थोड़ा सा ना हमेशा कोशिश की कि जो काम इच्छा है, पसंद आएगा वो करना है। कोशिश यही की। ऐसा नहीं कि सब कुछ हमारे हाथ में था। जैसे अक्सर पूछा जाता था कि अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे? मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो आएगा उसमें से चूज करूँगा कि कौन सी बेस्ट है, या बहुत लंबा गैप हो जाएगा तो बेस्ट पॉसिबल जो बेस्ट आपको उसमें से लगता है, जो अवेलेबल है, जो मिल रहा है आपको काम। और ऐसा नहीं, शुरू में आई वेंट अराउंड, मैं घूमा बम्बई में, सब बड़े बड़े नाम के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स से मिले भी। पर एक समय के बाद मुझे समझ में आ गया कि जो हिस्से में है वो मिलना आपको। अच्छा। और वही आपके पास आता है। नुक्कड़ जैसे मुझे 3 दिन पहले शूटिंग से मिला, कोई और कर रहा था, वो छोड़ गया और वो किरदार मुझे मिल गया। अच्छा। फिर सेम डायरेक्टर सईद मिर्ज़ा साहब ने मुझे सलीम लंगड़े पे मतरो में लिया। लिखते वक्त तो किसी और को दिमाग में रख के लिख रहे थे, फिर किसी और को सोच रहे थे, कहाँ से मेरे पास आ गया देखिए। तो वो डेस्टिन। पर मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको मिलेगा वो जो आपके हिस्से में है, लेकिन जब मिले तो फिर उसको पूरी ईमानदारी से कीजिए। जो भी काम, जैसे मैं प्रोडक्शन भी जब करता था या असिस्टेंट था, मुझे कभी भी उस तरफ नहीं जाना था, मैं एक्टिंग ही सोचता था मन ही मन। अच्छा। लेकिन आपने 1 हफ्ते के लिए अपने वालिद से इजाज़त ली थी जब आप शुरुआती दौर में गए थे, और फिर उसके बाद आप यहीं बस गए। जी, फिर तो मैं नहीं, 1 हफ्ते के लिए तो उस फिल्म में, फिर उसके बाद जब बैक स्टेज करने के लिए बॉम्बे आया और फिर ये ऑफर हुआ, दिल्ली जाके उनसे कहा और उन्होंने जैसा भी एक रिएक्शन थोड़ा सा ऐसा था कि कैसे दिएगा, कैसे ये। हाँ। तो उनका ये कहना था कि ज़रूरत हो तो किसी से पैसे नहीं मांगना, हमारा नाम मत खराब करना, हमसे मांगना। और हमारे मन में था फिर सेल्फ मेड कैसे होंगे। पर देखिए, बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं मुश्किल दौर में ये तो पता था बहुत फंस जाएंगे, तो वो हैं। हाँ, एक सिक्योरिटी थी मैंने उनकी आपके सपोर्ट पास। रही सपोर्ट भी, ऐसा नहीं है। सपोर्ट तो पहले तो ये रहा होगा ना कि ये एक्टिंग दुनिया थोड़ी अलग है, बाद में उन्हें थोड़ा सा विश्वास आया होगा नुक्कड़ हाँ, के बाद। वो तो पेरेंट्स का कंसर्न ये होता है कि इस लाइन का कोई भरोसा नहीं है। यू नो, लाइक सब पीपल से ना कि आप पढ़ाई कर लीजिए ताकि यू हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन। उनका था बिजनेस सीख ले भाई। हाँ। यू नो, और बाकी डेस्टिनी है कहाँ लेके गई। और हम सोचते थे कि यू हैव टू बी सेल्फ मेड, इसीलिए तरह तरह की वहाँ काम करता रहा। अच्छा। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो सोचते हैं कि भाई जब तक एक्टिंग नहीं मिलेगी हम बैठ के, जो भी, सबका अपना अपना अप्रोच है। मुझे लगा कि नहीं, मैं जो भी काम मिलता रहा फॉर सर्वाइवल ऑल्सो। और उसने मुझे फायदा भी पहुंचाया क्योंकि उस सर्कल में घूमता। देखिए, जिनका मैं प्रोडक्शन मैनेजर था उन्होंने ही मुझे नुक्कड़ में भी रोल दिया, चाहे कैसे भी, वो डेस्टिन था मैं। हाँ, लेकिन फाइनल डिसीजन तो उनका ही होता है। और उनकी फिल्म सलीम लंगड़े पे मतरो टाइटल रोल, फर्स्ट सीन टू लास्ट सीन, लीड के लिए आपको मिला। तो तभी वो बोलते हैं भाई उछलते रहिए, कब अपॉर्चुनिटी आएगी मालूम नहीं। पर मैं ये भी कहता हूँ कि जब वक्त आपके साथ होता है तो वो जहाँ बैठे होंगे ना वहीं से लाइन शुरू हो जाएगी। बट अगर भगवान ऊपर से सेब गिराता है, चबाना आप ही को है। बिल्कुल। तो उसको अच्छे से चबाइए। सो इसलिए मैं ईमानदारी से काम कीजिए। बाकी अगर एज एन एक्टर मैं एक बात बोलता हूँ, हर एक किरदार जो है वो अलग है। उसको आप उसी तरह से निभाते हैं जैसा आप स्क्रिप्ट में समझ पाते हैं। सब कुछ स्क्रिप्ट में होता है। वो जो कहानी स्क्रिप्ट आती है आपके हाथ में, और लकीली हम जिस तरह का सिनेमा कर रहे थे उन दिनों में वैसे स्क्रिप्ट रेगुलर
मसाला फिल्में कहिए या कमर्शियल कहिए, जो भी कमर्शियल तो हर एक फिल्म है जिसमें पैसा लग रहा है बिल्कुल। वो वापस आना ही है, कमर्शियल तो हर एक है। हाँ, आप किस तरह से वो कहानी सुनाना चाहते हैं वो अलग अलग तरीके हैं। तो जो हम किरदार सोचते हैं वो स्क्रिप्ट में ही होता है। अब उस बीज में आप 2 झाड़ियां देख लीजिए, 4 पेड़ देख लीजिए, जंगल देख लीजिए, वो जंगल था उसमें जो आपने देख लिया। तो और बहुत सारी चीजें जब आप जीवन जिए होते हैं ना, कि जीवन जीने से मतलब लाइफ का नंबर ऑफ इयर्स नहीं बोल रहा हूँ, जैसे हमारा बचपन अब मैं जब देखता हूँ तो बहुत खूबसूरत था दिल्ली में। हम पेड़ों पे भी चढ़े, खूब चोटें भी लगी, हर तरह के खेल खेले हमने, हम फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, गुल्ली डंडा, ये सब खेले। तो दिल्ली की यादें हैं आपके जी साथ। जी जी। और बचपन में हम तो वो बरसात में वो कश्ती बना के उसके साथ भागे भी हुए हैं। शायद आज के बच्चे वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो जब मुंबई गए तो आप दिल्ली को मिस किया करते थे? देखिए हाँ, मिस तो आप जहाँ हैं, और मेरे तो माँ बाप दिल्ली में ही थे दिल्ली में ना। ही है, हाँ। लेकिन हर एक शहर की अपनी एक क्वालिटीज होती है। मुंबई की अपने आप में कुछ और क्वालिटीज थी। फिर शुरू में तो एक जद्दोजहद तो सारी जिंदगी चलती रहती है, पर बम्बई की अपनी क्वालिटीज और दिल्ली की अपनी और क्वालिटीज। बम्बई जैसे शहर में अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? देखिए, आप कोई भी शहर जो बदल के जाएगा, नई जगह जाएंगे जहां आपका जानने वाला कोई नहीं, आप अपनी नई जान पहचान बना रहे हैं, आप अपने काम से अपनी एक जगह बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें वक्त तो लगेगा हमेशा। बिल्कुल। और ऐसे तो सुनाने को बहुत सारी कहानियां हो सकती हैं कि इस दिन जेब में पैसे नहीं थे, खाने को नहीं था, उधार लिया था, फलाना लिया, वो कहानियां सबके पास होंगी, है ना। तो वो जो होता है कि आप, और जगह बनाना भाई अगर नुक्कड़ कर लिया तो ये तो नहीं कि आप बैठ जाएंगे, उसके बाद जीवन है, चलता पानी है, हर बार कुछ नया देना नया जरूरी होगा। है। उसके बाद मनोरंजन किया, इंतजार किया, वो अलग थे। सलीम लंगड़े पे मत रो किया, बैक टू बैक बाग बहादुर की, दोनों को नेशनल अवार्ड में, नेशनल। पर वो अलग थी। पर उसका जैसे मुझसे एक नहीं कहा, अब तूने सलीम लंगड़ा बाग बहादुर करी, अब तो कुछ मत करो, कुछ और करो। अच्छा, तो फिर मतलब किसी प्रोफेशन में, और इस प्रोफेशन में तो खास तौर पे आप कहानियां सुना रहे हैं, कहानी सुनाने का अंत कहाँ है? और वो भी आप ह्यूमन इमोशन की बात कर रहे हैं ना, उसमें कहाँ अंत है? और ये तो भाई वो लस्सी है, जितना पानी डालते जाओ बढ़ती जाएगी। आप कितनी भी तरह के किरदार कर सकते हैं, कितनी कहानियां। एक ही आपने पुलिस इंस्पेक्टर कर दिया, अगली बार आप करेंगे तो वो अलग किस्म का इंसान होगा। जैसे मैंने सलीम लंगड़े पे मत रो की, वो बम्बई का अंडरवर्ल्ड का लड़का है। उसके बाद ब्लैक फ्राइडे और भिंडी बाजार, इस तरह की फिल्में की, पर वो तो किरदार अलग है ना अंडरवर्ल्ड से। बिल्कुल। वो लोग अलग है, उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग है, उसके बोलने का तरीका अलग है। नहीं तो कुछ खास तैयारी करते हैं आप, क्योंकि एक अलग तरीके का कैरेक्टर निभा रहे हैं, और साथ ही आपने दूसरी फिल्म में एक अलग तरीके का कैरेक्टर निभाया, तो उन सबको वो तो कैसे? स्क्रिप्ट में है, और अच्छा। एक्टर को तैयारी तो करनी पड़ेगी। और 2 अलग अलग तरह की अप्रोच हो सकती हैं, कि एक तो है कि मैं स्क्रिप्ट और किरदार को अपनी तरफ से कोशिश करके उसको जैसा समझ में आता है और जैसा डायरेक्टर ने सोचा है, राइटर ने सोचा है, एक्टर कंट्रीब्यूट करता है। और एक है कि आपका एक सर्टेन स्टाइल है, जैसे देवानंद साहब थे, उनका अपना एक स्टाइल था, जी। राज साहब का भी था, दिलीप साहब का भी एक स्पीच का सर्टेन एक उनका कुछ जेस्चर्स थे। तो वो उसको, हर एक किरदार को उसको अपने ढंग से, एक अप्रोच है कि जो किरदार है आप उसमें समाने की कोशिश करें, उसके सांचे में, उसमें ढलने की कोशिश ये करते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप अलग अलग किरदार निभाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग किरदार करेंगे, उसमें एज एन आर्टिस्ट फेलियर आपका हक है कि कभी आप गलत भी जा सकते हैं उसमें। तो डोंट बी स्केर्ड ऑफ दैट। इसीलिए एक्टर या राइटर या कोई भी आर्टिस्ट, वो बॉडी ऑफ वर्क से पहचाना जाएगा। अमजद खान ग्रेट इसलिए नहीं थे कि उन्होंने गब्बर बहुत कमाल का किया, गब्बर के बाद वाजिद अली शाह भी किया, उन्होंने लव स्टोरी भी की, उन्होंने और रुदाली भी की, हर में अलग अलग किरदार था जी ना। ओमपुरी अलग अलग किरदार करते आए, आक्रोश का ओमपुरी और अर्धसत्य का ओमपुरी 2 अलग लोग थे, सिटी ऑफ जॉय का ओमपुरी अलग था। बिल्कुल बिल्कुल ना? तो वो जो है, और सबकी अपनी अपनी अप्रोच है। जैसे एक ही कहानी को कोई 2 डायरेक्टर्स अलग तरह से दिखा सकते हैं,
अगर बिमल रॉय कोई फिल्म बना रहे हैं और आज की डेट में कोई फिल्म बना रहे हैं और एक ही कहानी को उसको अलग ढंग से कोई दिखा सकता है, इसीलिए डायरेक्टर का अपना एक बर्ड आई व्यू होता है, उसका बिगनिंग मिडिल एंड वो कैसे ट्रीट करना चाहता है, तो वो समझने में आपको उसके साथ चलना पड़ेगा ना, वो किस तरह अपना और उनकी वो कैसी इंटरेस्टिंग अप्रोच है, हाँ, और वो उस हिसाब इंटरेस्टिंग से है आप अपना कि कैरेक्टर आप निभाते बच्चे हैं। को भी कहानी सुना रहे हैं, एक व्यक्ति बिल्कुल सीधा एक राजा था, एक रानी थी, हाँ, और बिल्कुल। उसकी और एक कह सकता है कि एक राजा था, उसकी ये मुझे थी, इस तरह चलता था, उसकी एक रानी थी और उसकी बहुत सुंदर राजकुमारी थी, उसकी आंखें ऐसी थी, वो थोड़ा एनिमेटेड करके जी, सुना जी, रहा है, जी, तो सबका अपना अपना एक तरीका है, जी। अप्रोच है, एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ऑडियंस, उनको वो पसंद आता है। पर आप ये सोच के कि ऑडियंस को ये पसंद आएगा नहीं करते, आपको लगता है कि मैं इस तरह से कहानी सुनाऊंगा, जी। फिर ऑडियंस बाद में, तब तो उनके बाद में पहुंचेंगे ना आप। हाँ, आप किस तरीके से उस किरदार को, उस कहानी को देखते हैं, तो वो इंटरेस्टिंग है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस प्रोफेशन में आप यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम, आपको सतर्क रहना पड़ेगा। जी। आपकी बहुत ही बेहतरीन फिल्म सलीम लंगड़े पर मत रो, इसकी कास्टिंग कैसे मिली आपको? देखिए, जब वो लिख रहे थे, मैं बल्कि एक रोज़ मैंने रिक्वेस्ट की थी, वो रात को सईद साहब जाते थे, मैं तो उनका प्रोडक्शन मैनेजर रहा और नुक्कड़ में मैंने किरदार किया इम्पोर्टेंट, उसके बाद इंतज़ार किया उनके साथ, सईद साहब के साथ। तो मैं उनके साथ एक रोज़ रात को गया भी था, क्योंकि वो जो कुछ अड्डे थे जहाँ बूटलेगर्स को मिलते थे, या एक रोज़ मैं गया था जुआ खेल रहे हैं जहाँ लोग, तो मैं तो एक यंग लड़का देखना चाहता था। उस वक्त मैंने थोड़ी सोचा था ये किरदार मुझे मिलेगा, वो तो किसी और कुछ दिमाग में रख के लिख रहे थे। जी। हाँ? फिर इंतजार के टाइम में उन्होंने जब स्क्रिप्ट सुनाई थी, तो मैं बैठ के उनके कास्टिंग में मदद भी कर रहा था, मैं तो सोच भी नहीं रहा था उसमें मुझे। अच्छा। और फिर उन्होंने बाद में ये तय हुआ कि यंगस्टर्स चाहिए, स्क्रिप्ट जिस तरह की बनी है ये, और जो मैंने उनको कभी नहीं देखा था, उन्होंने कुछ 3-4 और लोगों को बिठा के रीडिंग भी करवाई, मकरंद देशपांडे, आशुतोष अमर सर। और जिस रोज मुझे उन्होंने कहा कि तुम ये किरदार कर रहे हो, तो मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, तो मैंने उनसे अगले दिन जाके बोला भी कि सईद साहब, मैं अभी तक मैंने अपने आप से कहा नहीं है कि मुझे ये किरदार मिल गया है, अच्छा। तो आर यू श्योर अबाउट इट? तो मुझे याद है वो पेशेंस खेल रहे थे और उन्होंने खेलते हुए कहा कि मैं जब अपनी कास्टिंग करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें सोच के करता हूँ, यू बेटर स्टार्ट वर्किंग ऑन कैरेक्टर, आप अपने किरदार पे काम करना शुरू कर दीजिए। अच्छा। और मैं मकरंद देशपांडे, जो उसमें पीरा का जिन्होंने रोल किया, राइट एंड मैन, वो ऑफिस में थे, और मैं क्योंकि मैंने प्रोडक्शन की थी उस इलाके में, तो मैंने उनसे बोला कि घूमना है डोंगरी चोर बाजार, तो बोला हाँ, तो मैं ऐसे ही बस घूमता था। फिर वहाँ पहले भी प्रोडक्शन के सिलसिले में वक्त बिताया था, लेकिन अब मैं दूसरी तरह, तभी वो एक बालों वाली लुक और मूंछ ऐसी और वो सब आई, और एक थोड़ा कॉकीनेस, वो तो स्क्रिप्ट में होता है। तो वो झोली में आया। फिर उसके बाद बाग बहादुर मिल गई बैक टू बैक, और 89 में हमने दोनों फिल्में एक कदम बिल्कुल, की, इन of course। दोनों फिल्मों को ही नेशनल अवार्ड जी, दिया 90 गया। में बाग बहादुर बेस्ट फिल्म नेशनल अवार्ड, और सलीम लंगड़े पे मत रो बेस्ट हिंदी फिल्म नेशनल अवार्ड मिला। मुझे मेरा नेशनल अवार्ड 98 में मिला फकीर फिल्म मैंने के की, लिए, बिल्कुल। गौतम घोष जी के साथ, जी। उसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला था। ये फिल्म कैसे मिली? ये तो देखिए, मुझे ना मेरे काम से काम मिलता रहा। अच्छा। सलीम लंगड़ा की वजह से मुझे बाग बहादुर, मैं उनको नहीं जानता था, वो तो कैलकाटा से मुझे ढूंढते हुए आए, और उसके बाद और भी काम किया था 98 तक। तो एक रोज मुझे गौतम घोष जी की वाइफ का फोन आया, मैं उनसे एक बार पहले बहुत बॉम्बे में ब्रीफली 2 मिनट के लिए किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया था, मैं हेलो बोल के चला गया था उनको, इससे ज़्यादा मेरे उनसे और कोई बातचीत नहीं। इनफैक्ट मैंने सिटी ऑफ जॉय के टाइम पार, शबाना जी ने शो रखा था पार का, वो देखी थी मैंने, उससे पहले पार भी नहीं देखी थी। फिर एक रोज़ उनकी पत्नी का मुझे फ़ोन आया, गौतम घोष जी की, कि गौतम इटली में है, उन्होंने मुझे वहाँ से फ़ोन किया है, ये वाली डेट्स रख लेना, एक फिल्म बना रहे हैं, आपको लीड में लेना चाहते अरे हैं, वाह। और ये डेट्स रख लेना। अब क्योंकि गौतम घोष हैं, आपने उनका काम देखा है, उनकी एक जगह है, और हमारे पास वो डेट्स भी थे, हम तो तो उन्होंने बोला वो कुछ रोज़ में जब भारत लौटेंगे, तो उन्होंने कलकत्ता से मुझे फ़ोन करके एक 1 लाइन ब्रीफ सुनाया।
कि कैसा क्या है। तो और फिर हमने मेजर शूटिंग तो पूरी भोलपुर में की थी, शांति निकेतन, रविंद्र जी नाथ जी का, रवि बाबू का जो यूनिवर्सिटी है और स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। और बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। और मेरी किस्मत भी अच्छी रही है कि मुझे भगवान ने झोली में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में डाली, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स भी मिले, और ऐसे डायरेक्टर्स मिले कि जैसे वो आपको, मैं हमेशा कहता था ये वो डायरेक्टर्स हैं जो पहिया तो पहले घुमा दिया आपने, स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ ली, फिर उसके बाद कुम्हार जैसे बड़ा हल्का हाथ लगाता है ना, सपोर्ट। हाँ, वो सिर्फ आपको, आप जो कर रहे हैं अगर ठीक कर रहे हैं, थोड़ा इधर उधर जा रहे हैं तो हल्का हाथ से आपको ठीक करते हैं। तांगे वाला होता है ना, शाबाश मेरे बेटा, शाबाश मेरा राजा, घोड़े से बात करता है, कुछ हो तो हल्की लगाम खींचता है या हल्का इशारा करता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक फ्राइडे मैंने एक फिल्म की जी, सईद साहब भी ऐसे थे, एक और टेक कर ले, मेरा वो रह गया, अरे वी गॉट इट बट इफ यू वांट वील डू इट, बड़े प्यार से। और भी सब डायरेक्टर ज़्यादातर मुझे ऐसे ही मिले, बाग बहादुर, बस हल्का सा। और कभी कभी ये भी होता है कि आपके पास नोट आ जाता है। ब्लैक फ्राइडे के टाइम में मैंने पहले दिन अनुराग कश्यप जी से पूछा कि आप बताइए कैसा नोट, क्या चाहिए। तो उसने कहा देखिए मैं कहूँगा और आप कर देंगे तो एज एन एक्टर जो आप करने वाले मुझे नहीं मिलेगा, आप कीजिए, मुझे कम ज़्यादा गलत सही जो लगेगा, अगर गलत लगेगा तो मैं बोलूँगा, या कम ज़्यादा लगेगा तो मैं बोलूँगा। और ईश्वर की कृपा थी, वो पूरा किरदार ऐसे हम निकाल गए, पूरा का पूरा निकल गया। और ज़्यादातर डायरेक्टर्स मुझे इसी तरह के मिले। नहीं, आपने किरदार भी बहुत ही अच्छे निभाए हैं अभी तक, आप किरदारों में अपनी जान फूंक देते हैं और इसीलिए शायद वो हमें हमेशा याद भी रहते हैं। धन्यवाद। पर ये तो एक्टर का काम है कि एक्टर मतलब यही है कि आप जो किरदार है उसमें आप घुसने की कोशिश करें, उसके सांचे में ढले, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है, इवन सरप्राइजिंगली मेरा IIC दिल्ली वालों ने एक रेट्रो किया था, 6 फिल्में दिखाई थी, 6 दिन 7 दिन का था। अच्छा। तो एक 14-15 मिनट की मेरी कुछ सीन्स, कुछ फिल्मों से लेके हर तरह के सीन्स उन्होंने कंपाइल किए थे, हर फिल्म से पहले वो चलाते थे। तो जिसने वो कंपाइल किया था, मैंने उसको बोला दिखाने से पहले मुझे भी दिखा दे। तो मुझे बहुत खुशी हुई जानकर जब मैंने देखा कि किरदार के साथ द क्वालिटी ऑफ माई वॉइस, द टेक्सचर ऑफ माई वॉइस, फैब्रिक चेंज्ड। वाओ। तो मैंने इससे पहले आई नो जैसे रोड टू संगम की थी, वो तो मैंने पढ़ते हुए स्क्रिप्ट के वक्त ही सोचा था कि इस तरह से बोलूँगा। पर बाकी जनरली आप सिर्फ करते हैं, आप फील करके करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ दिल और दिमाग का कनेक्शन है जो आप एक्टिंग करते हैं जी। तो रोड टू संगम में तो चलो मैंने उस वक्त तय किया था कि इस तरह से स्पीच होगी, इस तरह से बोलूँगा, ये एटीट्यूड होगा। पर बाकी आप समन्वय होता, बहुत सारी चीज़ों के साथ चलता है बिल्कुल। तो वो मुझे खुशी हुई कि अरे मेरी आवाज़ की क्वालिटी भी सीन टू सीन किरदार के साथ बदलती है, तो वो एक्टर का काम है। पवन जी, आपके साथ गुफ्तगू करके आज बहुत मज़ा आ रहा है, इसलिए गुजारिश है कि आप हमारे साथ अगले हफ्ते भी इसी तरह बने रहें। जी ज़रूर। तो अभी सबको जय हिंद, अपना ख्याल रखिए। तो नाजरीन, अदाकार पवन मल्होत्रा के सफ़र की ये दास्तान अगले हफ्ते भी जारी रहेगी, देखिएगा ज़रूर, इसी दिन इसी वक्त। आदाब। आने वाली जो मेरी फिल्में कुछ हैं वो अलग अलग हैं। एक तो फौजा इस वक्त चल रही है जी, बल्कि मैं हरियाणा में तो अभी भी लगी है, बल्कि दर्शकों से, सुनने वालों से कहूँगा कि फौजा ज़रूर जाके देखिए, परिवार के साथ जाके देखिए।